कि इंडिया में 70 केजी तक कोई भी टॉप रोलर हो, कोई भी, मेरा खुला चैलेंज है, कोई बार टॉप मार के दिखा दे। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि बहुत दिनों से मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब इस बार मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेके आया हूं। हमारे सामने है यूपी की आन बान शान और आर्म रेसलिंग के शहंशाह और नेशनल चैंपियन, मल्टीपल टाइम स्टेट चैंपियन आकाश कुमार। आज हम आकाश भाई से मिलेंगे। आकाश भाई से हम लोग आर्म रेसलिंग की टिप्स लेंगे, सब कुछ लेंगे। लेकिन आकाश भाई से हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे की, कैसे मतलब आर्म रेसलिंग कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, किसी से इंस्पायर्ड हुए या क्या था इनका स्टार्टिंग। आकाश भाई। तो हुआ कुछ ऐसा था कि बचपन से ही मुझे पंजा लड़ाने का शौक़ था। मतलब उस टाइम पर मुझे ऐसा नॉलेज नहीं था कि पंजे को लेके मतलब कुछ प्रोफेशनल गेम्स भी होते हैं, मुझे कोई ऐसा आइडिया नहीं था। बस जैसे स्कूल में बच्चे बेंचेस पर करते हैं ना, तो वैसे ही स्कूल पर बेंचेस पर मैं भी किया करता था। लेकिन धीरे 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 जब टाइम बीता, और ये तो नॉर्मल शौक़ था, फिर एक टाइम आया, वो था 2014 का। तब मुझे पता चला, एक पोस्टर लगा हुआ था हमारी सिटी में, आगरा में, कि एक स्टेट लेवल चैम्पियनशिप होने वाली है। तब मुझे पता चला कि आर्म रेसलिंग का प्रोफेशनली चैम्पियनशिप भी होती है। तो जब मुझे पता चला, तब मैं पहली बार वहाँ कांटेक्ट करके सीधा स्टेट लेवल खेलने गया। मतलब मैं अपनी लाइफ का जो पहला इवेंट खेला आर्म रेसलिंग का, तो वो स्टेट लेवल था। मतलब वहाँ से मेरा स्टार्टिंग था। तो स्टेट लेवल से मेरी स्टार्टिंग थी, वो मैं पहली बार खेला। तो वहाँ 65 केजी वेट कैटेगरी में, वो भी सीनियर में मैं खेला था, जहाँ मेरी सेकंड रैंक आई थी, सिल्वर मेडल। तो अब कोई भी इंसान पहली बार खेलेगा, वो भी स्टेट लेवल जैसी चीज़ में, और सिल्वर मेडल अगर मार दे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल आप जानते हो कितना बढ़ जाएगा, पहली बारी में स्टेट में सिल्वर। सही बात है, बिल्कुल। तो वहाँ से मेरी आर्म रेसलिंग जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं थोड़ा आगे देख गया और वहाँ पता चला मुझे कि आर्म रेसलिंग में उस टाइम पर ज़्यादा लोग होते नहीं थे सिखाने बताने वाले, और यूट्यूब पर तो कोई भी नहीं। अगर कोई होता था तो इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर्स थे वो लोग यूट्यूब पर हुआ करते थे। तो मैंने वहाँ से फिर देखा डेवन लेरेट को, जो कि मेरे बहुत बड़े, मतलब मेरे आइडल वही हैं। उन्हीं को देख के मैंने अपना आर्म रेसलिंग पूरा सीखा है। तो डेवन लेरेट को देख के मैंने अब यूट्यूब पर उनके वीडियोस देख के, उनको फॉलो करके, एक्सरसाइजेस वगैरह पूरा सब कुछ कम्प्लीटली फॉलो करके, तो उन्हीं से मैंने कुछ चीज़ें सीखी। और फिर आगे बड़े बड़े इवेंट्स खेले, फिर और स्टेट खेले, नेशनल खेले, फिर धीरे 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 ऐसे इंटरेस्ट बढ़ता गया और आज इस मुकाम पर आ गए। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आकाश भाई। हम लोग खुद आपसे सीखते हैं, और हम लोगों का प्रयागराज आर्म रेसलिंग एसोसिएशन जो फॉर्मेशन हुआ है, जो कि आप लोग यूट्यूब चैनल से अगर जुड़े हुए हैं तो देखते ही होंगे। तो अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा आकाश भाई का, जिसमें जो कि काफ़ी वायरल हो रहा था, जिसमें कि उनको एकदम मतलब विलन की भूमिका दिखाई गई है कि उन्होंने जो है ओपन चैलेंज दिया इंडिया में, और फिर उनको टॉप रोल कर दिया गया। राहुल पनिकर ने टॉप रोल किया, और फिर उसके लिए काफ़ी उनको जो है नेगेटिव रिमार्क्स मिले। तो आकाश भाई, ये पूरी क्या स्टोरी थी, ये मतलब क्या था जिनको किसी ने अपने YouTube के चैनल में डाला हुआ था और उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया, तो उसमें क्या इसका ये सारी चीज़ें थी? तो पहले तो ये बताइए कि मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ या जल्दबाजी में ख़त्म कर दूँ उसे? नहीं, हम लोग पूरा जानना चाहते हैं। ओके, क्योंकि टाइम लग जाएगा इसे बताने में। तो देखिए, शुरुआत इसकी कुछ ऐसी हुई थी। जो वीडियो में मैंने चैलेंज दिया है कि पूरे इंडिया में 70 केजी तक मेरा चैलेंज है कि मुझ पर कोई टॉप रोल मार के दिखा दे, वो चैलेंज मैंने दिया था 2020 लॉकडाउन के टाइम पर। और इसके पीछे की वजह कुछ ऐसी थी कि राहुल पेनकर सभी जानते हैं इंडिया के 70 केजी के टॉप नॉच प्लेयर हैं, और उन दिनों में मुझे 70 केजी तक बीट करने वाला कोई था नहीं, और कोई मुझे नहीं दिख रहा था मुझे जो 70 केजी तक हरा सके। अब प्रॉब्लम क्या थी, उस टाइम पर मैं जिस फेडरेशन में था उसमें राहुल पेनकर खेलते नहीं थे। अब एक प्लेयर होने के नाते जब आपके सामने अपोनेंट्स ख़त्म होते जाते हैं तो आप एक नया अपोनेंट ढूंढते हैं, तो मैं भी ढूंढ रहा था। तो मेरी नज़र में सिर्फ एक ही बैठता है, राहुल पेनकर। तो मुझे राहुल पेनकर के साथ किसी भी हालत में खेलना था। अब मैंने पर्सनली राहुल पेनकर को 2 या 3 बार पूछ चुका था फिर मुझसे पर्सनली सुपर मैच करने के लिए। मेरी एक सुपर मैच सीरीज़ भी थी जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल से चलाई थी। तो फेडरेशन के कुछ रीज़न्स, अपने पर्सनल रीज़न थे जिनकी वजह से राहुल पेनकर के साथ मेरा सुपर मैच नहीं हो पाया। तो उस कारण मैं थोड़ा सा टेंशन में आया। मैंने कहा मेरा मैच होगा कैसे। तो उन दोनों क्या हुआ कि
मैं एक तो कहने को लॉकडाउन था लेकिन मैं फुल फॉर्म में था, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर मैंने घर में बहुत कड़ी ट्रेनिंग करी थी और मेरे पास पूरे सप्लीमेंट्स थे, एडवांस में ही मंगा लिए थे। तो मेरी ट्रेनिंग अच्छी चल रही थी, मैं बहुत फुल हाई कॉन्फिडेंस में था। तो उस कॉन्फिडेंस में होने के नाते मेरे को एकदम दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे मतलब जो राहुल पेनेकर है कैसे भी करके वहाँ तक कुछ ऐसी बात पहुँचाई जाए जिससे वो इंसान प्रोवोक हो और मुझसे मैच करने को उत्सुक हो जाए। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना एक चैलेंज दिया जाए, और चैलेंज में कुछ ऐसा बोला जाए, किसी का नाम लेके नहीं बट लेकिन इंसान समझ जाएगा ये किसके लिए है। तो मैंने एक चैलेंज दिया कि पूरे इंडिया में 70 kg तक कोई भी अगर मुझ पर टफल मार के दिखा दे तो मैं उसे अपनी तरफ से 2000 रुपये का इनाम दूंगा, ये मैंने बोला था। तो हुआ क्या कि मैंने अपना चैलेंज तो दे दिया जोश जोश में, कॉन्फिडेंस में। अब लोगों को पीछे की सच्चाई तो नहीं पता कि मैंने क्या क्या सोच के दिया, क्यों दिया। लोगों को क्या लगता है कि ये लड़का घमंडी है, ये एटीट्यूड दिखा रहा है, अपनी पावर दिखा रहा है कि इसमें दम ज़्यादा आ गई है तो चैलेंज मार रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था, पीछे का रीज़न कुछ और था। अब हुआ क्या, वो मैंने चैलेंज दिया, उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1 साल बीत गया, 2021 आ गई, मैच नहीं हुआ। 2 साल बीत गए, 2022 आ गई। जब मैंने फेडरेशन चेंज की तब जाके मेरा राहुल पेनेकर से मैच हुआ। अब वहाँ मैं हार गया राहुल पेनेकर से फाइनली, ठीक है। अब लोगों की नज़र में क्या हो गया कि चैलेंज दिया था, हार गया, बस निकल गया घमंड, ऐसी बात है, ठीक है। लेकिन अब इसके पीछे की कुछ ऐसी बातें हैं जो पब्लिक को पता ही नहीं है। पीछे की बात कुछ ऐसी है कि चैलेंज दिया था मैंने 2020 में। उस समय पर मैं फुल कॉन्फिडेंट, फुल एक्सरसाइज में था, और हर आर्म रेसलर जानता है जब वो ट्रेनिंग टाइम पर होता है तो वो कितना कॉन्फिडेंट होता है, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है उस टाइम पर। लेकिन 2020 के बाद जब 2021 आई तब मेरी लाइफ में कुछ ऐसा फेस आया, जो मेरे पर्सनल लोग हैं जानने वाले वो जानते हैं कि उस टाइम पर मैं किसी चीज़ में बिज़ी था। बिज़ी किस में था कि एक घर बनवा रहा था मैं अपना खुद का पर्सनल। तो उस घर को बनवाने में, कंस्ट्रक्शन के काम में मेरा 1 साल बहुत बेकार गया। उस टाइम पर मैं कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं खेल पाया, अपनी ट्रेनिंग पर भी ध्यान नहीं दे पाया, डाइट पर भी फोकस नहीं कर पाया। बहुत से कॉम्पिटिशन्स में मैं अननोन प्लेयर, ऐसे लोगों से भी हारा जहाँ कोई उम्मीद भी नहीं थी, ठीक है। तो वो 1 साल जो मेरा डाउनफॉल आया, वहाँ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो गया था। उसके बाद मैंने PPL ज्वाइन किया, जब मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ में भी नहीं था, फुल 100% कॉन्फिडेंस में भी नहीं था। उसके बाद मुझे मौका मिला राहुल पेनेकर से खेलने का। अब मैं इसमें बहाना नहीं दे रहा कि मैं राहुल पेनेकर से वीक में खेला हूँ, जैसा भी हूँ खेलना तो पड़ेगा, पीछे तो हट नहीं सकते। वो प्लेयर तो हूँ नहीं मैं कि ताकत का मैं नहीं खेलूँगा जब तक पूरा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता। तो ऐसा नहीं था, खेलना तो था ही, मुझे अपने आप को टेस्ट करना था। फिर उसके बाद मेरा राहुल पेनेकर से मैच हुआ और रिज़ल्ट क्या निकला कि मैं हार गया। और वहाँ मैं खुद भी फुली कॉन्फिडेंट था ही नहीं, मुझे खुद को अंदर से यकीन था कि मैं जीत नहीं पाऊँगा अब। तो इस पूरे वीडियो की, मेरे चैलेंज देने के पीछे की सच्चाई कुछ इसी प्रकार से थी। अब आने वाले टाइम में मैं एक बात कह सकता हूँ कि अब मैं धीरे धीरे अपना रिकवरी फेस पे चल रहा हूँ, मैं धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं अच्छी फॉर्म में आऊँगा, और जब मैं खुद एक अच्छी बेटर फॉर्म में होऊंगा तब आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा। तो बस यही सच्चाई है, और ऐसा नहीं है कि मैं घमंड में मैंने दिया है, क्योंकि मैं राहुल पेनेकर से मिला हूँ, उनके साथ खेला हूँ, मैंने उनका नेचर देखा, उन्होंने मेरा नेचर देखा, और बैक स्टेज लोग मेरा नेचर जानते हैं कि मैं कैसा हूँ। वीडियो को देखकर जज करना मेरे ख्याल से तो अब वो लोगों की अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है। तो बस यही तो एक्चुअली मैं खुद से भी एक इनपुट देना चाहता हूँ कि आकाश भाई को मैंने एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किया। मैं एक बहुत बड़ा इवेंट कराने जा रहा हूँ, इसके बाद का जो वीडियो होगा वो मैं पोस्ट कर दूँगा, जिसमें वो इवेंट भी रहेगा, जिसमें भाई हमारे जो हैं वहाँ पे चीफ गेस्ट भी रहेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जब से मैं इनसे मिला हूँ, जब से बात हो रही है, तो मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि कोई चैम्पियन से मेरी बात हो रही है। आर्म रेसलिंग के ये मतलब बहुत बड़े सितारे हैं, और इनका अगर आप YouTube चैनल देखेंगे तो उसमें ठीक ठाक सब्सक्राइबर्स भी हैं, बढ़िया व्यूज़ भी आते हैं। लेकिन आप इनके किसी भी वीडियो को उठा लीजिए, और किसी व्यक्ति विशेष को अगर इन्होंने टिप्पणी करी हो या कोई उल्टा सीधा बोला हो, तो आप उससे भी जज कर सकते हैं कि इनका नेचर कैसा है। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि अपना सिर्फ यूट्यूब चैनल चलाने के लिए वो किसी भी तरह का वीडियो को डाल के और मैनिपुलेट कर देते हैं। किसी भी प्लेयर का वीडियो डाल दिया और उसके बाद लास्ट में उसको हराते हुए दिखा दिया, या किसी प्लेयर को डाल दिया उसको जीतते हुए दिखा दिया, तो ये सारी चीज़ें उसने कर दी। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। और अगर आप किसी के बारे में भी कुछ भी कह रहे हैं, कोई भी टिप्पणी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो उससे एक बार परमिशन ले लेनी चाहिए
कि हम पब्लिकली आपको डिफेम कर रहे हैं या पब्लिकली हम आपके बारे में कोई चीज़ कर रहे हैं, तो एक बार ये हमारा संविधान भी हमको ये चीज़ कहता है कि हम उस व्यक्ति से उसके बारे में कुछ भी करने से पहले हम उसके बारे में पूछ लें उससे कि सर हम क्या ये चीज़ कर सकते हैं। बाकी तो बोलने को तो फिर यूट्यूब में बहुत लोग हैं, खुला प्लेटफॉर्म है, लोग गालियाँ भी देते हैं, तो फिर उसके लिए तो कोई कुछ कर नहीं सकता, ऐसे लोग तो मिलेंगे ही। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितनी सिंप्लिसिटी इनके अंदर है, जितने अच्छे से हमारे प्रयागराज एसोसिएशन के जितने भी बच्चे हैं सबको इन्होंने गाइड किया कि कैसे आर्म रेसलिंग करनी है, कैसे अगर आपको शुरुआती दौर में अगर आपको चोट लग जाए तो कैसे रिपेयर होगा हाथ, या कैसे आपको क्या क्या ट्रिक्स हैं आर्म रेसलिंग में। अब आप सोचिए अगर हम इसी चीज़ को 5 साल 6 साल पहले लेकर जाएं, 5 साल 6 साल पहले आर्म रेसलिंग कोई नहीं जानता था, तब एक ही चैनल चलता था, वो था रिस्ट हंटर का और वो था अपने आकाश भाई का। तो हमने क्या किया, हम तो इसको अभी लिंक पे डाल दे रहे हैं नीचे अपने, जिसमें कि आप लोग एक्सेस कर सकते हैं और इनके वीडियोस को देख सकते हैं। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इन्होंने दिया हुआ है। और आप देखिए इनके किसी भी वीडियो को आप उठा के देखिए, किसी एक भी वीडियो में इनका एटीट्यूड आपको साफ दिखेगा कि ये कितने शांत स्वभाव के खिलाड़ी हैं। राहुल भाई, आकाश भाई, मैंने आपको जो है मतलब मैचेस में देखा हुआ है, मैचेस में आप जब भी कभी खेलते हो तो कभी रिएक्ट नहीं करते हो। जैसे कुछ खिलाड़ी होते हैं कि एक आध मैच जीत लिया तो दूसरे को ह्यूमिलिएट करने लगते हैं, जैसे हाथ हैंड कंट्रोल कर लिया तो ह्यूमिलिएट करने लगते हैं, दूसरे को दिखाते हैं चल तू लगा, जोर लगा, मैं देखता हूँ कितना कर लेगा। तो आपको क्या लगता है ये कितना सही है आर्म रेसलिंग में? इसके पीछे मैं 2 राय देना चाहूँगा। एक तो ये कि अगर आप एक प्रोफेशनल प्लेयर हो, एक मतलब 5-8 साल 10 साल आपको हो चुके हैं, एक प्रोफेशनल प्लेयर बन चुके हो, और आप देख रहे हो स्टेज पर कि आपके सामने एक बिगिनर प्लेयर आया है, एक न्यू प्लेयर है, जैसे साल भर हुआ या 2 साल भी हुए हैं, आप जानते हो कि आप प्रोफेशनल हो, वो बिगिनर है, उसके बावजूद भी आप उसे रोक कर उसे ह्यूमिलेट कर रहे हो, उसे चिढ़ा रहे हो, उसको ये दिखा रहे हो कि तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने, तो मेरी नज़र में गलत है। वैसे आर्म रेसलिंग में ये चलता है, ये लीगल है कि आप एग्रेशन दिखा सकते हो। एग्रेशन दिखाना और किसी को नीचा दिखाने में बहुत फ़र्क होता है। एग्रेशन दिखाना होता है चिल्लाना, नीचा दिखाना होता है कि चल लगा गिरा लेगा, ये होता है नीचा दिखाना। अब इसमें सबकी अपनी अपनी राय होती है। अब मेरा मानना ये है कि अगर आप प्रोफेशनल हो, आपके सामने अगर एक थोड़ा कम लेवल का प्लेयर है, जो जैसे नया आया है, तो उसके साथ ऐसा तो बिल्कुल ना करें, वरना उसे जो एक नया इंसान जिसे मोटिवेशन की ज़रूरत है वो डीमोटिवेट हो जाता है उस जगह पे। वो ये अंदर से उसमें भी 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो डर जाता है पीछे हट जाता है, एक जो चिढ़ जाता है, वो ये कहता है कि मैं इसे बाहर निकल के मारूँ आज, ऐसे होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप दोनों प्रोफेशनल्स हो, दोनों के दोनों, जैसे कि मैं और राहुल पेनेकर, एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं और राहुल पेनेकर हैं, हम दोनों का मैच हुआ, हम दोनों में से कोई नहीं चिल्लाया। एक चिल्लाहट होती है वो कि हम मैच स्टार्ट हुआ और मैच के साथ हमने ताकत लगाई, उसके साथ हमारी आवाज़ निकल गई, वो होता है कि दम के ज़्यादा आवाज़ निकलना। लेकिन हम दोनों के मैच में ना राहुल पेनेकर ने मुझे ह्यूमिलेट किया, चीखा चिल्लाया, कुछ बोला नहीं, ना मैंने ही अपनी तरफ से कोई फालतू आवाज़ करी। अब यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन आता है कि कोई दूसरा प्लेयर ले लेते हैं, वो भी प्रोफेशनल है, मैं भी प्रोफेशनल। अब वो मेरे साथ खेलते में, ग्रिपिंग करते में ही मुझे मेरे साथ चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर रहा है, आंख दिखा रहा है या कुछ, मुझे मतलब वो दिखा रहा है कि हाँ मुझ में कुछ है, तो मैं समझ जाऊंगा ये प्रोफेशनल भी है, ऊपर से मुझे इशारे भी दे रहा है, तो मैं फिर रेडी रहूँगा उसको बराबर उतना ही अग्रेशन दिखाने के लिए। तब आपने देखा होगा कुछ वीडियो मेरे ऐसे भी हैं जिसमें मैं लोगों पर चिल्लाया भी हूँ, खुद दम से चिल्लाया हूँ। उसकी वजह ही होती है कि या तो सामने वाला कुछ मेरे लिए कुछ कर रहा हो, या पीछे कुछ ना कुछ वजह रही होगी, तभी मैं किसी प्लेयर के ऊपर चिल्लाऊंगा, वरना नाम अंत मैं चिल्ला नहीं सकता किसी प्लेयर पे, नए प्लेयर पे तो बिल्कुल नहीं। बस यही रीज़न है। तो वैसे तो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कोई एक बिगनर लेवल से आर्म रेसलिंग स्टार्ट करता है, तो कई लोग गलत तरीके से आर्म रेसलिंग करते हैं और अपने हाथ तोड़वा सकते हैं, तोड़वा देते हैं, कईयों ने तोड़वाया है। कई लोग ऐसे हैं जो कि एक्सरसाइज करने नहीं पता और वो आर्म रेसलिंग की गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको दिक्कतें होती हैं। तो ये अलग अलग जो क्वेश्चंस हैं, हालांकि आकाश भाई ने अपने चैनल के थ्रू ये सारे क्वेश्चंस के आंसर कर रखे हैं, लेकिन आज हमारे जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं पावा के, प्रयागराज आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के, तो यहाँ के ग्रुप के मेंबर्स भी थोड़ा सा इनसे क्वेश्चन करना चाहते हैं। और कुछ क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आकाश भाई से कहूँगा कि उस पर भी एक वीडियो बनाएं और अपने चैनल पे पोस्ट करें और हमें भी शेयर करें, टैग करें, ताकि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैला सकें। और मुझे लगता है कि आर्म रेसलिंग के जन्मदाता
आर्म रेसलिंग के जन्मदाता एक तो हमारे राहुल राज सर हैं, जो पुराने लोग हैं, वो अपने प्रवीण जाधव सर हो गए, सुमित अग्रवाल सर हो गए, हाशिम रज़ा सर हो गए, ये सब लोग तो हैं ही, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये जो हम यूथ लोगों को जो है इंस्पायर करने वाले, जो कि अभी जन्म दे रहे हैं आर्म रेसलिंग को और आगे ग्रोथ कर रहे हैं, यूपी में बढ़िया से ग्रो कर रहे हैं, वो हमारे आकाश भाई हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से प्रमोट किया और यही नहीं, ये जहाँ भी जाते हैं एक बार के बुलाने पे चले जाते हैं। इनका डाउन टू अर्थ का नेचर है ऐसा कि ये वहाँ पे जाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को हर तरीके से हेल्प करते हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि मेरे यहाँ के एसोसिएशन के जी 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 एक चीज़ और मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब से थोड़ा बहुत मेरा यूट्यूब पॉपुलर हुआ है, इंस्टाग्राम या कुछ भी कह लो, जहाँ से मैं मतलब थोड़ा सा पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ हूँ और जहाँ से लोगों का अटेंशन मेरी तरफ आना चालू हुआ है, लोगों ने मुझे मैसेजेस करना चालू किया है, लोगों ने मुझसे एक्सरसाइजेज और जो भी चीज़ें हैं मुझसे आर्म रेसलिंग से रिलेटेड पूछना चालू करी है। तो वो काफ़ी साल से काफ़ी पहले से चल रहा है और तब से लेके आज तक मेरी एक चीज़ बिल्कुल पक्की है कि मैंने आज तक कभी किसी से पैसा नहीं लिया सिखाने का। दूसरी चीज़, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, किसी का भी मेरे पास मैसेज आता है या कमेंट आता है, सबको मैं रिप्लाई देता हूँ। और आजकल प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास कुछ मैसेज ऐसे भी आते हैं जो लोगों का कहना यह है कि आपकी जगह और भी बहुत से ऐसे आर्म रेसलर्स हैं फेमस, आप समझ सकते हो फेमस कौन कौन है, तो फेमस आर्म रेसलर्स हैं जो मैसेज को सीन तक नहीं करते हैं। रिप्लाई देना तो बहुत बड़ी बात है और हमें कुछ पूछना होता है तो हमें अगर बात हो भी गई है तो हमें वो उतने अच्छे से नहीं बताते हैं। मैंने अपना आज तक जितने भी लोगों को बताया बिल्कुल क्लियरली वही बताया जो मुझे आता है, जो मैंने अपने वीडियो में मेंशन किया वही मैं सामने बताऊंगा, वही मैं मैसेज में बताऊंगा। और एक बात कि ना मैंने पैसा पहले कभी लिया और ये वीडियो में आज मैं फिर कह रहा हूँ, आने वाले सालों में भी मैं कभी जीवन में किसी को सिखाने का पैसा नहीं लूँगा, चाहे मैं आज से 10 साल बाद भी क्यों ना लूँ। आर्म रेसलिंग सिखाने का पैसा नहीं लूँगा। आज भी ऑनलाइन लोग सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग देने के ऑनलाइन मंथली पे करते हैं। और क्योंकि आर्म रेसलिंग में ना लोग बड़ी मुश्किल से तो अपना इंटरेस्ट निकाल पाते हैं, गांव से भी होते हैं, उनको घर से पैसा मिलता नहीं कुछ करने के लिए, वो फीस कहाँ से देंगे। तो मैं ऐसे मतलब मैं नहीं लेता, मेरे से लिया नहीं जाता। तो ये है कि लोगों की यहाँ भी हेल्प होती है। ये आप देख सकते हो कि इतना डाउन टू अर्थ नेचर है भाई का अपने, और ये आर्म रेसलिंग सिखाने का पैसा नहीं लेंगे। और जैसा कि इन्होंने इस ओपन प्लेटफॉर्म पे इन्होंने ये बात कही है, आप खुद भी अलग अलग आर्म रेसलर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और आप खुद अपना व्यू, आपको क्या लगता है, आप उस तरह से व्यूज़ अपने आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि आपको क्या लगता है।